गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में भी अगर बात की जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं मुद्रा एवं बैंकिंग यूनिट के बारे में। अगर बात की जाए तो बच्चा, इस यूनिट में लगभग 4 से 5 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर यानी कि मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चा, अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख करके वो चैप्टर अपना कंप्लीट कर लीजिए। बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति चैप्टर के बारे में। बिल्कुल, आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति चैप्टर के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर, इकोनॉमिक्स का जैसे पेपर हुआ होगा, जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ होगा, तो उनमें से काफ़ी सारों से नहीं बना होगा। काफ़ी सारों से नहीं, मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनसे नहीं बना होगा, गारंटी की बात है। और ऐसे ही पेपर आएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो बहुत टफ आता है, बहुत। ये मैंने कोई डराने के लिए नहीं बता रखा था, ठीक है। आपने देखा होगा, गोविंद ने शायद मैसेज किया था, और भी बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि मैसेज किया हुआ था। देखो, एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स में आपने देख लिया होगा कि हवा नहीं लगी होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपकी थ्योरी हो। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इकोनॉमिक्स को रट्टा मार रहे हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को अच्छे से समझा नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बताया ना, तो परेशान मत होइए। देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन लगातार पढ़ाने दो बच्चा, वैसे भी अपने आप आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स तो हमारी ईजी होती जा रही है। धीरे धीरे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए, सुबह टाइम आप अकाउंट पढ़ रहे हैं लगातार, और अकाउंट के बाद शाम टाइम आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, और रात में हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास भी रख रहे हैं। बच्चा, कोशिश किया करिए कि वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लिया करिए रिवीजन के लिए। कोई भी दिक्कत आने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसके वीडियो हो चुके हैं, तो आप जल्दी इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो प्लेलिस्ट भी आपको दे दी जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है। चलो, तो बच्चा, आज हम लोगों को बात करने हैं मुद्रा के पूर्ति चैप्टर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो ही आपको पढ़ना है। पहला, मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं, इसका पहला ही क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। शब्द पे जाना है बच्चा, ठीक है ना। मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं, मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। और इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। और केवल मुद्रा की पूर्ति नहीं, ये जो निर्धारित करने वाले तत्व जितने भी होते हैं ना, चाहे वो बचत को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व या निर्धारित करने वाले तत्व, चाहे आय को निर्धारित करने वाले तत्व, चाहे रोजगार को निर्धारित करने वाले तत्व, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं एज आपके एनुअल एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो बहुत आराम से बच्चा हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो कुछ बुकों में चैप्टर नंबर 20 में है, कुछ में चैप्टर नंबर 21 में है। ये आपका काम है कि आपकी बुक में ये कहां पे है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर खोलिए, उसमें से दूसरा चैप्टर खोलिए, मुद्रा की पूर्ति। जी हां बच्चा, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। अब ये मुद्रा की पूर्ति होती क्या है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बच्चा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। देखो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन इसीलिए ऑफ रहता है, आप मुझे पढ़ने के लिए। अब देखो, आप कमेंट में क्या कर सकते हो, कमेंट में हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या जो भी है वो कर सकते हो। बाकी अब ऐसा तो नहीं कि कमेंट में हमसे तुम पूरा क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हो, है ना। तो फालतू में न समय बर्बाद हो, इसके लिए मैं आता हूं। और आपको मेरे से पढ़ने से मतलब है ना कि अपने कमेंट करने के, ठीक है। आपको कुछ रिप्लाई मांगना है तो आप हमारे व्हाट्सएप में कमेंट कर दिया करो, लेकिन उसका टाइम निर्धारित है, 6 से 7 बजे के बीच में ही करना है, शाम को फोन भी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य क्या होता है, इस बात को समझना। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य घरेलू मुद्रा की पूर्ति का आशय घरेलू मुद्रा की उस कुल मुद्रा से होता है जो कि जनता के द्वारा क्या की जाती है, स्वीकृत की जाती है। मैंने क्या बोला, शब्दों को जाइएगा। मैंने बोला कि मुद्रा की पूर्ति का आशय घरेलू मुद्रा की उस पूर्ति से होता है जो जनता के द्वारा क्या की जाती है, स्वीकृत की जाती है। जो जनता के द्वारा क्या की जाती है, स्वीकृत की जाती है। और बच्चे यहां पे शब्द याद रखिएगा, यहां पे जनता का तात्पर्य क्या होता है, तो यहां पे जनता का तात्पर्य होता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से। यहां पे जनता का तात्पर्य कि व्यवसाय के फर्म में लगे हुए व्यक्तियों से, उनके मालिकों से। यहां पे जनता का तात्पर्य है स्थानीय सरकारों से। यहां पे जनता का तात्पर्य है प्रादेशिक सरकारों से। यहां पे जनता का तात्पर्य है समस्त उपभोक्ताओं और
विक्रेताओं और क्रेताओं से, ये सभी क्या कहलाती है, जनता कहलाती है। तो इन सभी के पास जो भी उपस्थित धन है वो सारा का सारा ही क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। यानी कि घरेलू मुद्रा की वह मात्रा जो जनता ने स्वीकृत की हुई होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। लेकिन यहां पे शब्द याद रखना है, जो आरबीआई बैंक है या केंद्रीय बैंक, याद रखना केंद्रीय बैंक या आरबीआई बैंक एक ही है। आगे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो आरबीआई है और जो केंद्र सरकार है, देखिए तीन प्रकार की सरकारें होती है। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो सरकारें तीन प्रकार की होती है। एक तो स्थानीय सरकार होती है, जैसे कि आपके यहाँ नगर निगम वगैरह होगा, महापौर जी वगैरह होंगे। एक होती है राज्य सरकारें, जैसे आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो शिवराज जी की सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहां पे योगी जी की सरकार, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो मतलब एक ये होती है राज्य सरकारें, और एक होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब आप सबको पता है मोदी जी की सरकार। तो अगर वो राज्य सरकारें हैं तो मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल होंगी, जितना भी उनके पास धन होगा। अगर वो स्थानीय सरकारें हैं, उनके पास जितना धन होगा वो मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन बच्चा यहां पे याद रखना, केंद्र सरकार और आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक, केंद्र सरकार और आरबीआई को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक, या मैं लिख देता हूं यहां पे केंद्रीय बैंक, तो आप समझ जाओगे। केंद्रीय बैंक लिखूं बच्चा, चाहे मैं आरबीआई लिखूं यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब एक ही है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो कभी कभार भ्रमित करने के लिए आ जाते हैं तो इसको याद रखना। तो केंद्र सरकार के पास जो धन है और केंद्रीय बैंक के पास है, इनको हम लोग मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करते। इनको हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मुद्रा स्वयं सृजन करने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि ये मुद्रा स्वयं सृजन करने वाली कंपनियां हैं, सृजन करने वाली कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं। अब सृजन का मतलब क्या होता है, मुद्रा का निर्माण। जैसा कि बच्चों इतना तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, जो केंद्र सरकार होती है वो 1 रुपया के नोट और सिक्के का क्या करती है, छापती है। 1 रुपये के नोट और सिक्के किसके द्वारा छापे जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। और 1 रुपये से अधिक यानी 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 500 के नोट या 1000 के नोट, इनका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है और इनकी छपाई की जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो भले यहाँ पे 1 रुपये सिक्कों का केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन है तो वो भी रुपया ना। इसलिए याद रखना कि मुद्रा की पूर्ति में केंद्र सरकार के पास रखी और केंद्रीय बैंक को मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब है कि घरेलू मुद्रा की वह मात्रा जो इन दोनों के पास है उसको हटा करके बाकी जो जनता के पास में है, और यहाँ पे जनता का तात्पर्य समस्त पब्लिक से है, यहाँ पे जनता का तात्पर्य समस्त व्यावसायिक संस्थाओं से है, यहाँ पे जनता का तात्पर्य समस्त व्यावसायिक फर्मों से है, यहाँ पे जनता का तात्पर्य राज्य सरकारों से है, और यहाँ पे जनता का तात्पर्य स्थानीय सरकारों से है। इनके पास जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा ही क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। बच्चा ये सारा का सारा ही क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। लेकिन केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार के पास जो पैसा है वह मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं क्या होती है, मुद्रा का सृजन करने वाली संस्थाएं होती हैं। यानी मुद्रा इन्हीं के द्वारा छापी जाती है, निर्माण की जाती है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कुछ किताबों में मैंने देखा हुआ है वहां पे व्यापारिक बैंक भी लिखे हुए हैं, वो सरासर गलत है। व्यापारिक बैंक मुद्रा का छापते नहीं है, क्योंकि जैसे आपने व्यापारिक बैंकों का तात्पर्य क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे विस्तार पूर्वक से, तो मैं जितना आपको पढ़ाते चल रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। तो एक निश्चित निष्कर्ष पे हम लोग ये निकलते हैं कि किसी समय विशेष पर जब कोई मुद्रा अपने चलन पे होती है उसे ही हम लोग मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। किसी समय विशेष पर जब कोई मुद्रा बाजार में उपस्थित होती है, अपने चलन में होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। यानी कि मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य है कि बाजार में सारा पैसा होना। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य है कि लोगों के पास जो पैसा है वो वस्तुओं का क्रय कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति का आशय उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है, उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो उस समय क्या होती है, चलन पर होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर किनका पैसा जो है वो मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाएगा। तो मैंने आपसे बताया ना कि दो को छोड़ करके केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास जो धन है उसे छोड़ करके सारा का सारा पैसा ही मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सारा का सारा धन ही मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बच्चा मुझे ऐसा लगता है
अब आप जाकर के जब इस थ्योरी और इसके सब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। देखिए यही तो फर्क है, अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे, मैं यहां पर आकर के केवल आपको समझा रहा हूं भाई मुद्रा की पूर्ति क्या है। आपको लग रहा होगा कि मुद्रा का पूरा होना मुद्रा की पूर्ति है, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि मुद्रा की पूर्ति का आशय घरेलू मुद्रा की मात्रा की उस कुल मात्रा से होता है जो वहां की जनता के द्वारा क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है। यहां पर जनता का तात्पर्य लोकल पब्लिक से तो होता ही है, साथ ही साथ व्यावसायिक फर्मों, औद्योगिक व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों के पास भी जो धन है उसे भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। लेकिन बच्चा मैंने आपको यह भी बताया कि वह धन जो केंद्र सरकार के पास और केंद्रीय बैंक के पास उपस्थित होता है उन्हें हम मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं करते। इसलिए नहीं सम्मिलित करते हैं क्योंकि ये संस्थाएं मुद्रा को सृजन करने वाली संस्थाएं होती हैं, ना कि मुद्रा की पूर्ति करने वाली। तो इस बात को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेना, नोट कर लेना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हो, बिल्कुल समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ के रखिएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ ही वो है मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। मतलब आप एक भाषा में ऐसे समझ सकते हो, पहले इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक घर है, इसको अपन एक घर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे घर का मतलब यहाँ पे घर का मतलब पूरा एक देश है भाई। घरेलू मुद्रा का मतलब नहीं तुम्हारे घर की मुद्रा का तात्पर्य, घरेलू मुद्रा का तात्पर्य है कि तुम्हारे पूरे देश की जो मुद्रा है उसको हम लोग घरेलू मुद्रा कहते हैं। मान लो ये पूरा एक देश है, एक इंडिया है। हालांकि इंडिया का आपको सबको पता है कि इंडिया क्या है, इंडिया कितना बड़ा है। ठीक है, यहां पे समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे जो भी पैसा है जो किसके पास है, बोले जनता के पास है। किसके पास है, बोले जो व्यावसायिक फर्मों के पास है। किसके पास है, बोले व्यावसायिक फर्मों के जो पास है। बोले और किसके पास है, बोले जो राज्य सरकारों के पास है। किनके पास है, बोले जो राज्य सरकारों के पास है। और किसके पास है, बोले जो स्थानीय सरकारों के पास है। किनके पास है, जो स्थानीय सरकारों के पास है। और चलन में है, किनके पास है, स्थानीय सरकारों के पास है। और ये पैसा किस में है, जो चलन में है। इन सबको ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। लेकिन नहीं शामिल किया जाता है तो किसे, बोले नहीं शामिल किया जाता है तो केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक को। नहीं शामिल किया जाता है तो किसे, बोले केंद्र सरकार के पास जो मुद्रा होती है और केंद्रीय बैंक के पास जो मुद्रा होती है उसे हम लोग मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं करते। क्यों नहीं सम्मिलित करते, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं मुद्रा का क्या करती हैं, सृजन करती हैं। सृजन का मतलब होता है निर्माण करती हैं और यही निर्गमन भी करती हैं, यही निर्गमन भी करती हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ जाएगा केंद्र सरकार किन रुपयों का निर्गमन करती है, तो 1 रुपया के सिक्के और 1 रुपया के नोट का निर्गमन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और 2 रुपया और 2 रुपया से जितने भी अधिक नोटें होती हैं उन सबका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के द्वारा बच्चा किया जाता है या तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट अब एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो ये मुद्रा की पूर्ति है और इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं है, वहां पे ये 2 ऑप्शन दे करके 3 और एक कोई केंद्र सरकार या केंद्रीय बैंक का आ जाएगा तो आप समझ जाना है कि इसे मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता। या ये भी तो आ सकता है कि इनमें से कौन मुद्रा की पूर्ति में शामिल है, तो 2 ये दे करके इनमें से कोई तीसरा दे दे, 1 दे देगा और 1 लिख देगा, इनमें से कोई नहीं, तो समझ जाना बच्चा कि वो सारा कुछ ही क्या है, मुद्रा की पूर्ति से शामिल है। देखो इकोनॉमिक्स एक जटिलतम सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन यदि इकोनॉमिक्स को रेगुलर आप पढ़ते जाओगे, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा, हालांकि ये रेगुलरिटी कोशिश करूंगा डेली हो, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फिर मुझे अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले से ही बता रखा है कि अकाउंट केवल हमारा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों के निर्गमन तक का बना हुआ है। उसके बाद अकाउंट फिर से मैं लाइव ही आकर के बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर डेली क्लास नहीं हो पाती तो एक दिन छोड़ करके क्लास इसकी जरूर रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन चीजें आप एक बार घर में जरूर पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति से कुछ भी घुमा करके पूछेगा, अब आप मुद्रा की पूर्ति से कभी भी भ्रमित नहीं होगे और इसका आप लोग लगा डालोगे। ठीक है बच्चा, बस ईमानदारी से पढ़ते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, बहुत सारे बच्चे मेरे व्यक्तित्व से परिचित नहीं हैं और जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित है उन्हें सबको पता है कि अगर अमित सर ने एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है ना, तो अमित सर वो करके दिखाते, केवल बोलते नहीं हैं। और जो ऐसा कहते हैं कि अमित सर बोलते हैं करते नहीं हैं, तो 2 रीजन, या तो वो हमें अच्छे तरीके से जानते नहीं है। बेटा जाके डाटा निकाल करके पता कर लेना जहां पे हम पढ़ाते थे या जो हम करते थे,
तो अमित सर ने क्या किया, बेटा हाफ छुट्टी में भी या कभी भी पीरियड खाली होता था तो वहां पे जाकर के उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि मेरे लिए उनका भविष्य और आपका रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, बाकी मेरे लिए क्या मैटर करता है, आपका रिजल्ट, और वो मैं बखूबी आपको बनाना जानता हूं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बच्चा इसमें दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। अब देखो यहां पे क्वेश्चन घुमा करके क्या आ सकता है कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। तो भ्रमित मत होना, मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व बोले और चाहे मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व बोले, दोनों का आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में, यानी कि मेरी बुक में ये जो चैप्टर है वो 20 में है, इस चैप्टर में केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। एक तो मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं, और दूसरा मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व से आप क्या समझते हैं। निश्चित रूप से ये 2 क्वेश्चन के अलावा तीसरा कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ के ही नहीं जाना। देखिए जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और यकीन मानो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, आप पढ़ते रहो, आपका मन है, लेकिन मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो इस यूनिट से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो या तो मुद्रा का कार्य आ जाएगा, या तो मुद्रा का महत्व आ जाएगा, या तो मुद्रा का अर्थ आ जाएगा, या तो मुद्रा की पूर्ति आ जाएगा, या तो मुद्रा की निर्धारित करने वाले तत्व आएंगे। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। आखिरकार इस शब्द से मतलब क्या है इसको समझिए। हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य जनता के पास कुल जमाओं से है। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य होता है कि किसी विशेष समय पर, एक साल में या किसी विशेष समय पर उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो जनता के द्वारा क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है, और उस समय क्या होती है, चलन पे होती है। उसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। आखिरकार इस पूर्ति को कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बच्चा, रट्टा नहीं मारना, वरना बता दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में 10 नंबर पाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जिन लोगों का गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ है उनको औकात पता चल गई है कि इकोनॉमिक्स का क्या लेवल होता है। ठीक है, डाल देना स्टेटस वगैरह में वो पेपर, ये बच्चे बाकी भी देख लेंगे। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स कितनी टफ आती है। साल भर पढ़ोगे ना 10 नंबर नहीं मिलने वाला, अगर चीजों को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे, इतना बता दे रहा हूं। और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो पाना ही मुश्किल है, लेकिन जितने चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ा के भेजूंगा ना, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि लास्ट तक मैं पढ़ाऊं और पूरा ही पढ़ा के आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा। हालांकि मैं गारंटी ले रहा हूं, परेशान मत होना। ठीक है, तो इसको करते रहो, स्टडी भी धीरे से मैं चालू कर दूंगा। थोड़ा सा देखो, इंसान में अकेला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक चीज तो कंफर्म है, अकाउंट तो आपकी रेगुलर चलेगी, वहां पे तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि वहां का मैंने पैसा लिया हुआ और मैं वो पढ़ाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपकी रेगुलर चलेगी, लेकिन उसके बाद का जो है वो मेरी मेहनत के ऊपर है कि मैं इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा, स्टडी भी करवा दूंगा, लेकिन अकाउंट और इंग्लिश रेगुलर चलेगी, इस बात को नोट कर लेना। तो मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, तो इसमें सबसे पहला तत्व होता है प्रारक्षित निधि अनुपात। ध्यान से अब शब्दों को समझना है, प्रारक्षित निधि अनुपात, प्रारक्षित निधि अनुपात। आखिरकार ये प्रारक्षित निधि अनुपात होता क्या है, इस बात को समझना है कि प्रारक्षित निधि अनुपात होता क्या है। देखिएगा बच्चा, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए प्रारक्षित निधि अनुपात का मतलब होता है जब कोई बैंक खोला जाता है, सपोज जैसे बैंक ऑफ इंडिया खुला, सपोज जैसे पंजाब नेशनल बैंक खुला, या सपोज मुझे कोई बैंक खोलना है, तो इन सभी बैंकों का अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला कि जब भी कोई बैंक खोला जाता है, एकदम दिमाग को ना कंसंट्रेट करते हुए, साइड वगैरह में अपने ईयरफोन है तो बहुत अच्छा है, ईयरफोन लगा के सुनो, कमरा बंद करके ध्यान से सुनो, तो ही आपके चैप्टर समझ में आने वाले हैं जितने भी इकोनॉमिक्स के। मैंने बोला कि जब भी कोई बैंक खुलता है तो आरबीआई से पहली बात तो परमिशन लेगा, तभी तो बैंक खोल सकता है, और आरबीआई के पास अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत, अब वो निश्चित प्रतिशत हर साल आरबीआई बढ़ाती घटाती रहती है, 10%, 15%, 20%, जितना भी उसके पास कुल जमा है उनका 10 या 15% जो भी है, तो एक निश्चित प्रतिशत सभी बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है। एक निश्चित प्रतिशत से सभी बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है। अब आरबीआई ऐसा क्यों करती है भाई, मान लो बैंक ने बैंक खोला, परमिशन ली, परमिशन दे दी आरबीआई ने, और इतना उधार बैंकों ने दे डाला और इतना उधार ले डाला, पता चला कि लोगों का पैसा नहीं चुका पा रही है, तो जिम्मेदार तो इसका आरबीआई होगा ना भाई। हम कहते हैं अगर मान लो सपोज दैट अगर कोई भी ऐसा कानून होता है जिससे सरकार को नुकसान होता है, पब्लिक को नुकसान होता है, तो हम ऐसा तो नहीं है
कि हम किसको दोषारोपण करते हैं, बोले हम तो मोदी जी को दोषारोपण करते हैं या तो शिवराज जी को करते हैं, क्योंकि सरकारें तो उनकी हैं। तो कुछ भी ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं, अपराध घटित होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, बोले रिस्पॉन्सिबल केंद्र या राज्य सरकारें होती हैं। ठीक उसी तरीके से बैंक यदि कोई फ्रॉडगिरी करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल आरबीआई होता है। तो आरबीआई के माध्यम से कुछ नियम शब्दावलियां हैं जिसमें यह कहा गया कि कोई भी यदि बैंक अपना खोलता है तो वो बैंक का एक निश्चित प्रतिशत की राशि से आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर कभी बैंक धोखाधड़ी करके फ्रॉड करके निकलना चाहता है तो वो जो पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, उससे वो क्या करेगी, उस ऋण का भुगतान करेगी। तो ये कहलाता है प्रारक्षित निधि, यानी कि व्यापारिक बैंकों का वह धन जो आरबीआई के पास रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रारक्षित निधि। अब मुझे एक बात बताओ, आखिर ये जो प्रारक्षित निधि अनुपात है ये मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। देखिए, अगर यह प्रारक्षित निधि अनुपात बढ़ा दिया जाए, किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, बोले ये जो बढ़ा दिया जाएगा वो बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ध्यान से समझना बच्चा, अगर ये प्रारक्षित निधि अनुपात बढ़ा दिया जाए किसके द्वारा, बोले आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मतलब बच्चा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक है। अगर आरबीआई के द्वारा इस प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या, बोले ये जो बैंक था, कोई भी एक बैंक था, ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो ये बैंक जनता को, भाई बैंक का काम क्या होता है, बोले बैंक का काम होता है जनता को क्या देना, बोले ऋण देना। बैंक का काम क्या होता है, बोले बैंक का काम होता है फर्मों को ऋण देना विभिन्न। बैंक का काम क्या होता है, बोले बैंक का काम होता है कंपनियों को ऋण देना। तो यदि बैंक का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास किसमें रखा हुआ है, निधि में रखा हुआ है, और बैंकों के पास पैसा कम है, तो बताओ क्या बैंक जनता को पैसा उधार दे पाएंगे, बोले कम दे पाएंगे। क्या बैंक फर्मों को उधार पैसा दे पाएंगे, बोले कम दे पाएंगे। क्या बैंक कंपनियों को उधार पैसा दे पाएंगे, बोले कम दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा तो ऑलरेडी मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑलरेडी मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मुद्रा चलन में कम हो जाएगी, मुद्रा चलन में कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसके जस्ट अपोजिट कि प्रारक्षित निधि अनुपात को घटा दिया जाए, यानी कि व्यापारिक बैंकों का वह धन जो आरबीआई के पास रखा जाता है अगर उसका प्रतिशत कम कर दिया जाए तो ज्यादा पैसा बैंकों के पास होगा। बैंकों के पास जितना भी पैसा होगा उतना ही पैसा बैंक दूसरों को उधार देंगे, फर्म खोलेंगे, व्यावसायिक फर्मों के पास होगा, चलन पे होगा, तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने यही आपको बताया कि निर्धारित करने वाला तत्व पहला क्या, प्रारक्षित निधि अनुपात। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है कि प्रारक्षित निधि अनुपात वह अनुपात होता है जो व्यापारिक बैंकों का धन आरबीआई के पास जमा होता है। जब आरबीआई के पास ज्यादा धन जमा होगा और बैंकों के पास कम होगा तो मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। क्यों घट जाएगी मैंने बता दिया। और यदि प्रारक्षित निधि अनुपात आरबीआई के द्वारा घटा दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों के पास होता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर देते हैं, बोले जनता को देते हैं या कंपनी को या फर्मों को। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रारक्षित निधि अनुपात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारक्षित निधि अनुपात। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। मान लो बैंक के पास 1 करोड़ रुपया, कितना है, 1 करोड़। अब अगर मान लो आरबीआई ने स्कीम कर रखी है कि भाई 50% हमारे पास रखना है, सपोज दैट ऐसा नहीं होता है, कम ही होता है, तो 50 लाख इसके पास रखना पड़े तो कितना पैसा बचा बैंक के पास, बोले 50 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक कितना पैसा दे सकती है दूसरों को, बोले 85 लाख तो दे सकती है इन सबको। तो कहीं ना कहीं इससे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बोले सर घटेगी। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि यहां पे कंपनी ने क्या कर दिया, यानी आरबीआई ने क्या किया कि प्रारक्षित निधि अनुपात को घटा दिया और बोले भाई हमारे पास तुम 10 ही लाख रखो, इसका 10% रखो। तो जब ये 10 लाख रखेगी तो इसके पास कितने लाख होगा, बोले 90 लाख। अगर 90 लाख होगा तो 90 लाख ये जनता को, फर्मों को और कंपनियों को दे पाएगी। तो बस बच्चा अब आप समझ गए कि यदि प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी, और यदि प्रारक्षित निधि अनुपात को घटा दिया जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। बच्चा क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि बताइए कि यदि प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बोले मुद्रा की पूर्ति ऐसी दशा में घट जाएगी, और यदि प्रारक्षित निधि अनुपात को घटा दिया जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑलरेडी बच्चा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं आपको। दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, बोले दूसरा पॉइंट होती है बैंकों के कोषों का स्तर। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बोले दूसरा पॉइंट होती है बैंकों के कोषों का स्तर। बैंकों के कोषों का स्तर। बच्चा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, जितने भी बैंक होते हैं व्यापारिक बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, आप सबको पता है एसबीआई बैंक के बारे में, चाहे वो
एसबीआई के बाद अगर बात की जाए तो चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, जितने भी बैंक है, इन सभी बैंकों को एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में तो रखना ही पड़ता है, तथा कुछ निश्चित अनुपात इन्हें अपने कोष में भी रखना पड़ता है। इन्हें अपने कोष में भी रखना पड़ता है, मतलब कि इनका अपना एक फंड होता है जहां पे वो पैसा रखते हैं। इनका अपना एक फंड होता है जहां पर वो पैसा रखते हैं, ताकि जब कभी बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आए तो उस कोष से पैसा निकाल करके बैंक को बचाया जा सके, बैंक को बचाया जा सके। ये कहता है बैंक कोषों का स्तर। जैसे हम अपने घर में भी कुछ पैसा बचा के रखते हैं कोष में, कि जब हमारे पास विशेष परिस्थिति आएगी तो उस पैसे का हम लोग क्या करेंगे, खर्च। इसी प्रकार से बैंकों को अपने पास भी कुछ धन इकट्ठा किया जाता है, उसका भी एक निश्चित प्रतिशत होता है। तो यदि बैंकों ने इन कोषों को स्तर को क्या कर दिया, बोले बढ़ा दिया। अगर बैंकों ने इन कोषों के स्तर को बढ़ा दिया तो फिर होगा क्या, बोले फिर होगा क्या, पैसा रुपया क्या हो जाएगा, बोले रुपया की कमी हो जाएगी, यानी कि वह और रुपया चलन में क्या हो जाएगा, बोले कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि यदि सभी व्यापारिक बैंक अपने कोषों के स्तर को बढ़ा देते हैं तो उतना ही कम पैसा हो जाता है बैंकों के पास, उतना ही कम पैसा मुद्रा के पास, उतना ही कम पैसा जनता के पास जाता है। तो इससे क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। इसके विपरीत यदि बैंकों ने अपने कोषों के स्तर को घटा दिया, अब देखो कोषों के स्तर के घटाने का मतलब ये होता है कि जो व्यापारिक बैंक ज्यादा अपने कोष में रख रहे थे वो कम रख रहे हैं, तो ज्यादा पैसा कहां आ रहा, बैंक के पास, किसको देने के लिए। तो यदि बैंकों का पैसा कोष में कम है, प्रारक्षित निधि में कम है और जनता के पास ज्यादा है, उधार ज्यादा दे रही है फर्मों को, तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी मुद्रा का चलन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बैंकों के कोषों का स्तर भी मुद्रा की पूर्ति को क्या करता है, निर्धारित करता है। यदि बैंकों के कोषों का स्तर घट जाता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, यदि बैंकों के कोषों का स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। यदि प्रारक्षित निधि अनुपात आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। यदि प्रारक्षित निधि अनुपात बैंकों के द्वारा आरबीआई के द्वारा घटा दिया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। बच्चा, मुद्रा की पूर्ति का घटना या बढ़ने का तात्पर्य होता है जनता के पास पैसे का होना, और जनता के पास पैसे होने में ये दोनों ही कारक क्या होते हैं, बहुत ही उत्तरदायित्व होते हैं, जो कि चलन पे नहीं होते हैं। इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है नगद मुद्रा। नगद मुद्रा तथा जनता के जमाओं के प्रति, नगद मुद्रा तथा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बच्चा, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। नगद मुद्रा तथा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना। सोचिए आप कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर मान लो वो कहता है कि भाई हम अपना पैसा हम बैंक वगैरह में कहीं ना रखेंगे, मैंने अपना एक घर बनाया हुआ है स्पेशली, जहां पे मैंने सारा पैसा क्या देखा हुआ है, काला धन के रूप में दबा के तकिए में, गद्दे में, रजैया में रखा हुआ है। और वो बोला कि भैया हम अपना पैसा बैंक में नहीं जमा करेंगे, बैंक में अपना पैसा नहीं जमा करेंगे। तो होगा क्या, बोले यदि उस देश के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है कि हम पैसा बैंक में नहीं जमा करेंगे, हम पैसा नगद मुद्रा के रूप में रखे रहेंगे, तो वहां पे होगा क्या, बोले अगर ऐसी जगह पर है जहां पे लोगों की मनोवृत्ति जमाओं पर कम करने की है, तो होगा क्या, बोले वहां मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। इसका मतलब घट जाएगी। और जहां पे मुद्रा लोगों के पास है और वो पैसा उन्होंने ज्यादातर बैंकों में रखा हुआ है, तो उससे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई सिंपल सी बात ही। आप एक मुझे बात बताओ, अगर आपके पास कोई धन है और आपने उसको गाड़ करके रखा हुआ है, रजैया में लुकाया हुआ है, गद्दे में रखा हुआ है, तकिए में रखा हुआ है, तो क्या वो चलन में है, क्या वो पैसा चलन में आ रहा है, क्या वो अर्थव्यवस्था में काम आ रहा, नहीं आ रहा, वो पैसा रुका हुआ है। सोचिए अगर वही 10 रुपया आपने मान लो लाखों रुपया छुपा के रखे, वो लाख रुपया आप बैंक में देते, बैंक वो लाख रुपए किसी अन्य को उधार में देता, वो उधार लेकर के कोई कंपनी खोलता, कंपनी खोल करके व्यापार करता, और व्यापार करके वो लाख का 2 लाख रुपया ब्याज भी भरता, और लाख से वो भी 2 लाख रुपया कमाता, और उससे कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता। और जब वो बच्चा, उन लोगों को रोजगार मिलता, उनकी आय बढ़ती। तो मेरे कहने का मतलब है कि
वो केवल उस 1 लाख रुपया का कॉन्सेप्ट था जो 1 लाख जाकर के 10 लाख बना, जो कि आपके घर में यदि पड़ा है तो वो 1 का 1 ही लाख रहेगा। मेरे कहने का मतलब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का मतलब है कि एनर्जी बहुत लॉस करना, चीजों को बहुत डीप से समझाना और चीजों को आपको बहुत डीप से समझना। अब ये जो 1 मिनट पहले मैंने लाइन पूरी बोली ना, ये उसी बच्चे को समझ में आ रही होगी जो दिमाग लगा करके चीजों को समझ जाओगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि मैंने 1 महीने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा ली ना, तो आपका इकोनॉमिक्स में इतना जबरदस्त कमांड हो जाने वाला है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन रेगुलर क्लासेस को जरूर देखना, रेगुलर क्लासेस को जरूर देखना बच्चा, इस बात का नोट करना, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे भी आ सकती है। आपको वीडियो मिल जाएगी, इतना आप निश्चिंत रहिए बस, ठीक है। इस बात को नोट रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर किसी भी देश में वहां के लोगों में नगद मुद्रा रखने और जमाओं के प्रति क्या है, असहिष्णुता है, यानी मनोवृत्ति कम है, तो वहां पे मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। और यदि किसी विशेष जगह पर जनता को नगद रखने कम और जमाओं पर रखने पर ज्यादा, यानी बैंक में रखने पर ज्यादा मनोवृत्ति होती है, तो वहां पे मुद्रा की पूर्ति बच्चा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रही है आपको बात? भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पैसा बैंकों के पास रहेगा तो बैंक उतना ही ज्यादा पैसा लोगों को उधार दे सकेंगे और वो मुद्रा की पूर्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वो चलन पे रहेगा। और जितना ज्यादा पैसा आप अपने कंबल या तकिए या गद्दे में छुपा के रखे हुए हो, उतना ही वो पैसा स्थिर हो जाएगा, चलन से बाहर चला जाएगा। और सिंपल सी बात है, यदि वो पैसा चलन से बाहर चला गया तो उसी प्रकार से तो उसकी मुद्रा की पूर्ति ऑब्वियस सी बात है बच्चा क्या हो जानी है, बोले सर घट जानी है। क्या हो जानी है, बोले सर घट जानी है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया है कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखना बच्चा। हालांकि और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, आवश्यकताएं भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको मैंने पढ़ा दिया, इतना मोस्टली आप याद करके चले जाना। आपसे जो भी आएगा आपको बन जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि मुद्रा की पूर्ति को कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं। तो मतलब वह कारक जिसके माध्यम से मुद्रा घट रही है, चलन में कम आ रही है, वही मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित कर रही है। आप सब लोगों ने देखा कि मोदी जी ने नोटबंदी की, 1500 के नोटों को क्या किया, उन्होंने बैन किया और नई नोटें बाद में छपी। उसका उद्देश्य यही था कि बहुत सारा काला धन लोगों के पास गड़ा हुआ रखा था, विदेशों में रखा हुआ था, वो धन वापस आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा बैंक में डालेंगे। हम आप भी 1000, 2000, 500 के नोट ले करके लाइनों में खड़े थे और छुट्टा करवा रहे थे, यानी कि वो सारा का सारा पैसा हम लोग बैंक में जमा कर रहे थे। और बैंक के पास जब ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो सिंपल सी बात है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ तो बिल्कुल नहीं है, लोगों के पास काला धन अभी भी है। खैर, इससे हमसे कोई भी मतलब नहीं, एक पॉलिटिकल व्यू है। तो अब आप समझ गए होंगे मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य क्या होता है। ओके बच्चा, तो आज की बातें यहीं पे समाप्त होती हैं। मुद्रा की पूर्ति का इतना ही आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी चीजें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रही है बच्चा। इतना याद रख लेना कि अगर मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से वो पूरा ही होगी, कोई कमजोरी या आधी नहीं होगी। भले मैं एक दिन में एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊं, लेकिन मैं आधा अधूरा चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक एवं इसके शाख चैप्टर के बारे में। ईमानदारी से आप पुराने वीडियो भी देख डालिएगा इकोनॉमिक्स के और इसके भी, तो यहां तक का आपका कंप्लीट हो गया। मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व चैप्टर बच्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने मुद्रा की पूर्ति चैप्टर भी कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसका थोड़ा सा माइंड कमजोर है पढ़ने में, उसको ये चीजें थोड़ा कम समझ में आएंगी। और जिसने ईमानदारी से पढ़ लिया, हालांकि माइंड किसी का कमजोर होता नहीं है यार, हम अपने आप को कमजोर मान ले वो बात अलग है। तो अगर जिसने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इसका समझा, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो देखने के बाद वो जाकर के जब क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव लगाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग अलविदा कहते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूं ही हमारे साथ बने रहें अंत तक। निश्चित रूप से आपको पूरी सफलता हम लोग दिलाएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।